nation now. I'm Pradeep Nambiar and we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are a democracy. We invite our guest tonight is Vinayak Ambekar ji from the Bharatiya Janata Party, Rakesh Shetty Saab from the Indian National Congress, and Sanjay Dwivedi ji from the UBT Uddhav Bala Thackeray Sena. Welcome to the show, sir. Welcome to the show. We start with you, Ambekar Saab. आपसे शुरू करते हैं. Ambekar Saab, Vinayak Ambekar Saab from the Bharatiya Janata Party. Prime Minister Modi says India economically perfectly doing fine. 7% growth IMF ने फोरकास्ट किया है. We are the biggest economy, the best growing economy. मोदी साहब कह रहा कि 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया, जब मनमोहन सिंह साहब के काल में सिर्फ 2.9 करोड़ जनरेट किए थे. राहुल गांधी जी का कहना है रोटी कपड़ा मकान हर चीज महंगा है. आरएसएस has taken over all institutions, all constitutional institutions. उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आज धारावी प्रोजेक्ट अगर हम पावर में आएंगे स्क्रैप कर डाल देंगे. We start with you, Ambekar Saab. Ambekar Saab, Prime Minister Modi said rosy picture, economy first class कर रहा है. IMF ने 7 GDP growth forecast किया, the highest, the best in the world. He says employment भी हमने किया, but राहुल जी का बार बार कहना है कि देखो रोटी कपड़ा हर चीज महंगा है, मकान भी महंगा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. अंबेडकर साहब, व्हाट इज द ट्रू पिक्चर? विनायक अंबेडकर जी, बीजेपी जी, द ट्रू पिक्चर इज इकोनॉमी इज ग्रोइंग. बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमी का प्रोग्रेस हो रहा है और जो प्रोग्रेस है वो वर्ल्ड से सर्टिफाई हो रहा है. आपको मालूम है कि आईएमएफ ने इनको सर्टिफाई किया है. अभी आईएमएफ तो रिस्पेक्टेबल एजेंसी है. जब इनकी यूपीए की सरकार थी तब जब आईएमएफ कोई कमेंट देती थी तो राहुल जी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे. तो अभी जब एनडीए की सरकार है तो जो आईएमएफ कोई कमेंट देती है तो उसके ऊपर कोई सवाल उठाने का किसी को हक नहीं है. और दूसरी बात ऐसी है कि जो वर्ल्ड में इंडिया का एक्सेप्टेंस है, जैसा एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट्स के गवर्नमेंट बॉन्ड में इंडिया के बॉन्ड का सम्मिलन होना, ये एक इंडिया इकोनॉमी का जो हेल्थ है उसका एक तरफ से सर्टिफिकेशन है. तो ऐसे सर्टिफिकेशन बहुत हो रहे हैं. आपने देखा है कि रिजर्व बैंक ने इस साल का 2 लाख करोड़ से आगे डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है. तो रिजर्व बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और उसको जो फ्रीडम दिया है उसके काम में, उस फ्रीडम के वजह से पूरे वर्ल्ड ओवर उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न्स उनको मिला और उसमें से उन्होंने गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, विच इज़ ए रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, जो डिविडेंड है वो दिया है. तो इंस्टीट्यूशन खतरे में है. अभी उसमें आरबीआई का और आरएसएस का कुछ संबंध भी नहीं है, ना कभी आएगा. तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है उनको पूरा फ्रीडम दिया है. आपने देखा है पूरे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं. डिफेंस का एक्सपोर्ट जो था वो यूपीए के काल में 2000 करोड़ भी नहीं था, उल्टा हम इंपोर्ट कर रहे थे. अभी वो 21,000 करोड़ के आगे गया है. और ऐसा हर जगह पे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ. इंडियन इकोनॉमी इज ब्लूमिंग और डेफिनेटली उसका जीडीपी का ग्रोथ रेट 60% से आगे है. राकेश शेट्टी साहब, यू हर्ड विनायक अंबेडकर जी. मोदी जी का कहना है कि इकोनॉमी इज डूइंग फैंटास्टिक. हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया 12.5 करोड़. मोदी जी 10 साल में किए हैं, जब आपके काल में, मनमोहन सिंह जी के काल में सिर्फ 2.9 करोड़ थे. आंकड़ा आपके फेवर में नहीं है शेट्टी साहब. इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए, मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेकारी का है. 2 दिन पहले अंबेडकर साहब मेरे से एग्री करेंगे, एयर इंडिया ने एक जायरात दिया सिर्फ 400 लोगों का नौकरी के लिए. उसके लिए 25,000 युवा पूरे महाराष्ट्र से आ गए थे. और वो फुटेज है हमारे पास, चला सकते हैं. इंजीनियरिंग. तो यही बात है. और अंबेडकर साहब सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर है. मैं जैसा उन्होंने बात किया कि वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में अपना, तो मैं उनको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ. देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आप देखते हो अपने देश की रैंकिंग 111वां नंबर है 125 देशों में.
उसके बाद ग्लोबल प्रेस इंडेक्स, मतलब प्रेस को कितना फ्रीडम हमने दिया है पिछले 10 सालों में, इसका 150th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग भी बता रहे हैं। और जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, अगर जीडीपी का हम वर्ल्ड रैंकिंग देखते तो अपना नंबर 125वां नंबर है। तो ये जो, हाँ आप अंबेडकर साहब हंस रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि वर्ल्ड में 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था बन रही है, मगर उसी देश में सच्चाई ये है कि 80 करोड़ जनता को आपको आज भी राशन देना पड़ रहा है। और जब पे डिफेंस की बात किया, पहले तो हमने बराबर आवाज उठाया कि अनिल अंबानी को, जो राफेल घोटाले में उनका नाम आया था, तब हमने कहा था, उस पर आवाज उठाया कि जिनको डिफेंस का कोई अनुभव नहीं, ऐसे व्यक्ति को मत देखिए। उसके बाद भी इन्होंने दिया। उसके बाद हमने देखा कि अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया हो चुका है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे, उनके जो दोस्त है गौतम अदानी, जिनको भी डिफेंस का कोई 2014 से पहले कोई संबंध नहीं था, उनको भी आप डिफेंस का सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, जा जाके इजराइल के साथ टाई अप करा रहे उनका, और उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या है? 2014 से पहले जो गौतम अदानी 7वें नंबर पे था, वो गौतम अदानी 2022 में वर्ल्ड के टॉप 3 बिजनेसमैन में आ गए। ये कैसा हुआ? मतलब मोदी जी ये सही बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है विकास सिर्फ गौतम अदानी जी का हुआ है। देश के लोग, आप कौन बीच में बात कर रहे हैं तो ये आवाज नहीं जा रही। साउंड इंजीनियरिंग, प्लीज लुक इनटू इट। ओके, तो मेरा ये कहना है कि देखो विकास हुआ है। कुछ ही बिजनेसमैन जो, अभी देखो यहाँ पे धारावी की बात है कि पहले गौतम अदानी जी ने क्या कहा कि मुझे 550 एकड़ उनको दिया गया डेवलपमेंट का। आज उनका क्या कहना है कि ऑक्ट्राई नाका में जो 28 एकड़ है वो भी मुझे चाहिए। उसके बाद डंपिंग ग्राउंड है मुलुंड का, वो भी मुझे दे दो। सॉल्ट पैन है, मतलब थाना से लेकर चेंबूर तक, वो भी उनको चाहिए। मानकुर्द का डंपिंग ग्राउंड भी उनको चाहिए। रेलवे का 28 एकड़ बैंड्रा ईस्ट में, वो भी उनको चाहिए। बीकेसी ब्लॉक डी में 6 एकड़ जमीन है, वो भी उनको चाहिए। मतलब इस देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक गौतम अदानी को पूरा मुंबई का मालिक बनाने की कोशिश किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। आज उद्धव ठाकरे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने सही बात बोला कि आप गौतम अदानी को क्या मुंबई का मालिक बनाना चाह रहे हैं क्या? मतलब जो चीज टेंडर में नहीं था, गौतम, ये सही बात है कि गौतम अदानी जी को धारावी का प्रोजेक्ट 5,000 एकड़ 500 करोड़ में मिल गया। उसके बाद क्या डेवलपमेंट किधर है? अब वो कह रहे कि आधा मुंबई मेरे नाम पे कर दो। 1250 एकड़ मांग रहे गौतम अदानी जी। और जो टीडीआर निकलेगा धारावी में, ये पहली बार हमने सुना। बीएमसी यूज्ड टू सेल द टीडीआर, अब तो गौतम अदानी को पूरा मौका दे दिया कि टीडीआर आप बेचोगे, और बेचोगे नॉर्थ की तरफ नहीं, सबब की तरफ नहीं, साउथ मुंबई को भी आप दे सकते। ऐसे एक विशेष कानून देकर गौतम अदानी को फायदा पहुंचाने का काम किया। द्विवेदी साहब, आप सुने अंबेडकर साहब का। अंबेडकर साहब ने कहा कि मोदी जी ने इस डेवलपमेंट के रफ्तार 7 पॉइंट, IMF तारीफ कर रहा है, मॉर्गन स्टैनली तारीफ कर रहा है, जितने वर्ल्ड रेटिंग एजेंसीज सब तारीफ कर रहे हैं कि जबरदस्त इकोनॉमी है। फ्लैशबैक, एम्प्लॉयमेंट आप बार बार बोलते हो, और हर चीज, सब दाल सब्जी दूध हर चीज महंगा है, एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। मोदी जी कह रहे 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी। देखिए प्रदीप जी, यस, सब चंगा सी, महंगाई चंगा सी, बेरोजगारी चंगा सी, सब कागजों में इनके जो है सब चंगा सी। ये सिलेंडर उन्होंने बांट दिए, सब चंगा सी, सबके पास सिलेंडर, आज पूरे सिलेंडर बांट दिए। 80 करोड़ लोगों को जो सरकार राशन दे रही है पेपरों में दे रही है, कागज में जितनी योजनाएं कागज में। इनको, इनके प्रवक्ताओं को, इनके मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री को न महंगाई दिखाई पड़ रही है, न बेरोजगारी दिखाई पड़ रही है। कहीं न कहीं का कागज लेके चले आएंगे साहब, फलाना ये कह रहा, ढिमाका ये कह रहा। अरे भैया जमीन में आओ, जनता जमीन में है। जनता आपके साथ हवाई जहाज में नहीं चल रही है, जनता आपके साथ गाड़ियों में नहीं चल रही है। ऐसी गाड़ियों में आप बाहर निकल के देखो, जिस सरकार ने ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह
सब्जी दालों तक में लगा दी, दही में लगा दिया हो जीएसटी, उसका क्या करा जाए भाई? आदमी पीने का पानी लेने जाता है, उसमें 18% जीएसटी। मतलब कोई भी चीज हो, जहां जहां देखिए महंगाई कैसे बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है डीजल पेट्रोल के दामों, डीजल के दामों से। आपने डीजल कर दिया 100, अभी 900 करोड़ रुपए लाभ हुआ कंपनियों को। क्यों हुआ? कि सोवियत रूस से इन्होंने आपकी कच्चा तेल खरीदा, 4 कंपनियों को फायदा हुआ, 900 करोड़ रुपए के लगभग, चूंकि उन्होंने 12 से 15% कम पे उपलब्ध कराया। तो जब 15% उपलब्ध कराया, 900 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ? मैं कहता हूँ ठीक है, वो कंपनी लगाए हैं उद्योगपति, उनको फायदा होना चाहिए, लेकिन कम से कम जनता का तो कम होना चाहिए डीजल पेट्रोल। नहीं हुआ। तो ये चीज जो है, ये कौन देखेगा इसको? लेकिन इनके प्रवक्ता कहेंगे, इनके मंत्री कहेंगे कि सब चंगा सी, सब चंगा सी, सब चंगा सी, सब चंगा सी। मतलब कुछ हुआ, कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये चीजें जो देश के लिए, गरीबों के लिए, गरीब जो मैं आज मध्यम वर्गीय हैं, उनसे आप पूछिए कि उनका खाना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, खाना बन पा रहा कि नहीं कर पा रहा, राशन उनके घर में है कि नहीं है, क्या है उनके घर में। तो समझ गए, Ambedkar साहब, you heard Shetty साहब from the Indian National Congress, you heard Sanjay Dwivedi ji from the उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना। नाउ उनका कहना है कि ग्राउंड रियलिटीज एकदम हटके है, सब्जी दूध एवरीथिंग इज महंगा, हर चीज महंगा है। हाउ यू गोइंग टू काउंटर इट? ग्राउंड रियलिटीज अलग है। जैसे शेट्टी साहब ने कहा 2000 वैकेंसी था, उसमें करीब 50,000 लोग आए। यूपी में 60,000 लोग का वैकेंसी कांस्टेबल का था, उसमें 13 लोग जमा हो गए। बारूच में, गुजरात जो आपका मीन्स बीजेपी का मेन खास स्टेट है, जो एग्जाम्पल देते हैं, वहां पर बारूच में स्टैम्पेड बना था 25 पोस्ट के लिए। हाउ डू यू डिफाइन इट अंबेडकर साहब? ग्राउंड रियलिटी और सच्चा हकीकत में बहुत, बोलिए। ये शिवसेना के माननीय प्रवक्ता है, वो यदि सोचते हैं कि वही ग्राउंड पे है, तो सब पार्टी को ग्राउंड पे रहना पड़ता है भाई साहब। हम भी ग्राउंड पे ही है। अभी शेट्टी साहब ने बात किया तो आधी बात तो अडानी के ऊपर किया। मैं उनको 10 कंपनी के नाम गिना देता हूँ। ये पूरे कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी है। उसमें से पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके गेट पे जाकर अनिल अंबानी का नाम लेकर इनके जो नेता है राहुल जी गांधी, उन्होंने बड़ा नाटक किया था कि मोदी जी HAL कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे नौकरी जाएगी, रोजगार जाएंगे। इनको जरा स्टडी करने दो ना। राहुल जी जैसा पढ़ा हुआ, उनको लिख के दिया हुआ जो पढ़ते हैं, ऐसा मत करो शेट्टी साहब। HAL का गए 2 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखो। HAL के पास आज कितना लाख करोड़ का ऑर्डर है वो देखो। HAL कैसा एक्सपोर्ट कर रहा है वो देखो। 700 रुपए का HAL का शेयर 4,200 रुपए पर खो गया, वो देखो। और एक कंपनी का नाम नहीं, आगे के कंपनी के मैं भी नाम देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL लिमिटेड, बाद में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड। भाई साहब, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी है, जिनके वैल्यूएशन में 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़त हुई है। ये आप जरा स्टडी करो। और अंबानी अडानी करके आप रोना बंद करो। ये कंपनी सरकार की कंपनी है। तो ये जो HAL थी वो कांग्रेस के काल में वो दिवालिया निकल गई थी। आज वो टॉप मोस्ट इंडिया की कंपनी है और पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करती है। तो आप जरा स्टडी करो भाई साहब। ये खाली अडानी करके कुछ नहीं होने वाला, लोगों को मालूम है। और जैसा सब लोग जो शेयर्स लेते हैं, उनको भी उसका फायदा हुआ है। जो शेयर मार्केट 2014 में NSE इंडेक्स 24,000 में 7,200 में था, वो आज 24,000 के पार हो गया है। जो BSE इंडेक्स 25,000 में था, वो 80,000 के पार गया है। इसमें 15 करोड़ भारतीय लोग डीमैट होल्डर्स इन्वेस्ट किए हैं। और पहले भारतीय स्टॉक मार्केट पे फॉरेन इन्वेस्टर का प्रभाव रहता था, FII बोलते उनको। अभी उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने यदि शेयर बेच भी दिए तो भी इंडियन इन्वेस्टर इतने स्ट्रांग हुए कि
कि उनके वजह से मार्केट कभी भी गिरता नहीं है। ये फैक्ट है, ये इकोनॉमिक फैक्ट है। आप जरा स्टडी करो और बात करो। नो शेट्टी साहब, यू हर्ड अंबेडकर साहब जो बोले। हाँ बोलिए शेट्टी साहब। वही अंबेडकर साहब कह रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन विद द इकोनॉमी। व्हाई ओनली यू टॉकिंग अबाउट अडानी अंबानी? और भी लोग हैं जो गिनाए ने 50 कंपनी। बोलिए शेट्टी साहब। देखिए, मैं ट्रेड यूनियन से आता हूँ। अंबेडकर साहब को बहुत एक्सपीरियंस है। मैं उनको अवमानना नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 2014 तक सरकारी कंपनी बीएसएनएल प्रॉफिट में थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जैसा सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने उनके मित्र अंबानी साहब को बोला कि आप जियो का नेटवर्क शुरू करो। अंबानी साहब के पास कोई टावर नहीं था। सरकारी कंपनी जो बीएसएनएल है, हम लोग उनके वर्कर्स के लगातार संपर्क में है, उनके आंदोलन में मैं जुड़ा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीएसएनएल के पास करीबन 50,000 करोड़ का एसेट होने के बावजूद उनको 4G का लाइसेंस केंद्र सरकार ने नहीं दिया, जबकि जियो को दे दिया। और आपको जानते हैं, सुनिए ना अंबेडकर जी, मैं आप जब बोल रहा था आपको बोलिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, 1.5 लाख टावर्स जो बीएसएनएल के हैं, उसी टावर के ऊपर जियो ने अपना नेटवर्क तैयार किया। और आज बीएसएनएल का हालत आप देखिए क्या हो गया, और जियो के पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर आ गया। एक क्लियर उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को मदद करते हैं। दूसरी बात, अगर अंबेडकर साहब का ये कहना है कि शेयर मार्केट में बहुत फायदा हुआ है, तो करीबन देखिए, इट इज नॉट इवन 9% ऑफ द आवर पॉपुलेशन। सिर्फ 9 से 10% लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। और डेटा ये बताता है कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है डेरिवेटिव्स का, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा नुकसान होता है। आप पिछले दिनों, आप हंसिए मत अंबेडकर जी, पिछले दिनों मैं आपको बता देता हूं, जो गोदी मीडिया ने दिखाया ना कि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की सत्ता आ रही है, उसके बाद इतने लोगों ने करीबन 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ शेयर मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर का है। और पिछले दिनों एक दो बाप और बेटे गुजराती लोग हैं जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते थे, रेलवे के पटरी में जाके दोनों सुसाइड कर लिए। ये हालत है, ये सच्चाई है, कोई मीडिया बताती नहीं। दूसरी एक बात, आप जो कह रहे हैं, ये देश की जो जनता है उनको भी आंख है, 2 कान है और दिमाग है। नरेंद्र मोदी जी का 2019 में कितना सीट आए थे? 303 आए थे। उसको लेके आके लोगों ने दिखा दी कि जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, इसलिए उनको गिराकर 240 पे लाए। और खुद बनारस के लोगों ने वोटिंग का लीड मिलता था, उनका भी लीड मार्जिन कम मोदी जी को। आप महाराष्ट्र के हैं, आप देखिए महाराष्ट्र का नरेंद्र मोदी जी ने कितना नुकसान किया है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां गुजरात में लेके गई, यहाँ पे आईएफएस था उसको लेके गई। और जो मुंबई, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसी का बेस को उन्होंने अहमदाबाद लेके गए। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी है वो मुंबई और महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और मुंबई के इंडस्ट्रीज को गुजरात लेके जाना चाहते हैं। ये पॉलिसी ठीक नहीं है। गुजरात को भी आगे बढ़ना चाहिए, मगर महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज को लेके जाके आप गुजरात को मत बढ़ाइए। आप नए नए इंटरनेशनल उद्योग लेके आइए। अब गुजरात के लोगों को भी नौकरी की जरूरत है और महाराष्ट्र के बच्चों को भी नौकरी की जरूरत है। तो ये बात अपने को समझना पड़ेगा। और जहां तक आप वाहवाही ले रहे हैं, मतलब उद्धव जी ठाकरे है, कांग्रेस है और शरद पवार का, क्यों लोगों ने वोट डाला? आप तो वोट को ही पैमाना मानते हैं ना। और जब से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लिए, उसके बाद देखिए आतंकवादी हमला बढ़ चुका है, ट्रेन हादसे लगातार चल रहे। अरे जो नरेंद्र मोदी ये क्लेम करते यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकाते, वो एक नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते, बार बार पेपर लीक होता है। उत्तर प्रदेश में करीबन 70 पेपर लीक हुए 7 साल में। और केंद्र का आप देखिए, नीट का पेपर लीक, पीजी नीट का एग्जामिनेशन था उसका पेपर लीक। ये तरीका नहीं होता सर देश चलाने का। कोई जिम्मेदार गवर्नर बनाया, उन्होंने कहा जब किसानों का आंदोलन था, क्योंकि वो किसान नेता थे, वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और नरेंद्र मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। देश को और देश के किसान युवाओं को आप इग्नोर करो, कल देश आपको इग्नोर करेगा। इसलिए आपका जो 303 का रिकॉर्ड था उसको गिरा के 240 मिला। अंबेडकर साहब, I'll come back to you, Dwivedi.
द्विवेदी साहब के पास है। तो संजय द्विवेदी जी, आपने सुना, आप हमेशा बात करते हो, उद्धव जी बात करते हैं कि मोनोपोली, अडानी अंबानी यही मोनोपोली है ना। हाउ डू यू सी दैट? आप विनायक अंबेडकर को सुने, शेट्टी साहब का आलोचना सुना। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है भाई साहब, प्रदीप जी, शेट्टी साहब के ऊपर भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी। शेट्टी साहब आपके अलायंस पार्टनर है। शेट्टी साहब कह रहे शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। मैं शेयर खेलना नहीं जानता हूं, मैं कैसे लगाऊं बताओ भाई। 140 करोड़ जनता है, आपने कितने लोगों को कहा कितने लोग शेयर खेलना है? आप कैसी बातें भाजपा वाले करते हैं? अरे दिमाग दूसरी जगह लग जाते हैं क्या? अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ी बेचो, वो कहते हैं चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, रोजगार अपने मिल जाएगा। अरे सेठी साहब थोड़ा नीचे आइए। सेठी साहब कांग्रेस के हैं, आपके अलायंस पार्टनर है। नहीं सेठी साहब नहीं, सॉरी, अम्बेडकर जी। कभी सच निकल के आता है भाई साहब। नहीं सेठी साहब ने कहा भी नहीं है। एक मिनट, चलो सच को स्वीकार करो। अरे अम्बेडकर जी, सेठी साहब ने तो कहा भी नहीं, तो हम सच स्वीकार कर लेंगे। जिसने कहा वो आप ही स्वीकार करो ना। जो बात मैं कह रहा हूँ कि चाय बेचने की माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का आप कह रहे हैं, और जिसे शेयर खेलना नहीं आता क्या भूखों मर जाए? इसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं आता वो भूखों मर जाए? या चाय बेचना नहीं आता, पकौड़ी बनाना नहीं आता, आप बेरोजगारी मानते नहीं हो, महंगाई आप मानते नहीं हो, तो आदमी क्या करे? भैया मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भाषा, महंगाई बेरोजगारी ध्यान दे सरकार। मैं बार बार कह रहा हूं, महंगाई बेरोजगारी देश में है, चाहे कोई संस्था कह रही नहीं है, मैं कह रहा हूं है। लोग बेरोजगार हैं, रियल एस्टेट बंद है। रियल एस्टेट जो हमारे हैं, जो हमारे जैसे मकान बनते थे, सड़कें बनती थी, जो मकान बनाने वाले बिल्डर्स हैं, वो अपना प्रोजेक्ट नहीं चला रहे आज। उसमें कितना नुकसान हो रहा है वर्करों का? कम से कम 300 प्रोजेक्ट लगते थे। एक अगर बिल्डिंग बनती है उसमें 300 प्रोजेक्ट लगते हैं। शटरिंग वाला होता है, सरिया वाला होता है, मोरम वाला, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, कील कांटे तमाम। वो प्रोजेक्ट वो रियल एस्टेट बंद है आज की डेट में। लेकिन आप लोग में कोई मतलब नहीं। जब रियल एस्टेट बंद है उसमें लेबर भी लगती थी, तो लेबर कैसे लगवा दी? आपने सार्वजनिक उपक्रम बेचना शुरू कर दिया। आप कह रहे हो साहब बड़ा अच्छा फायदा मिल रहा, अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। आपने रेलवे बेचना शुरू कर दिया, बीपीसीएल बेचना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट में क्या अडानी जी का काम है? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, चलिए आप बहुत महान है, अडानी जी महान है, अंबानी जी महान है, वो अगर ना तो देश चल नहीं रहा होता। लेकिन एयरपोर्ट में उनका क्या काम? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने नमक पे कर लगाया था, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था, वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, वो देश में कब्जा करने चाह रहे थे वो अपनी कंपनियों के माध्यम से। आपने लोगों को बैठा दिया जो देश में कब्जा करने जा रही है। अब अभी उनका बनना था, जो आपने 3 कानून बनाए थे, इसमें भंडार गृह जो बने थे उसमें अडानी अंबानी भंडार गृह ज्यादा बने थे। अगर वो कानून वापस ना होते तो आज तो किसान मर गए थे। 700 किसान मरे, आपकी दिमाग कुछ आया? आपको सोच पाए 700 किसान बनने के बाद तब प्रधानमंत्री जी को सपना आया और सब कानून वापस हो गए। जो कानून बिना किसी उसके पास कराए गए थे, न विपक्ष था, न कोई था, न कोई, अंधेरे में पास करा लिए गए थे। और पूरी मीडिया, मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, पूरी मीडिया कह रही थी सब तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, तीनों कानून से बड़ा लाभ होगा। अगर लाभ हो रहा था तो माननीय मोदी जी ने वापस क्यों लिए? और भंडार गृह जो बनाए हैं वो अडानी अंबानी के बने। क्यों बने उनके भंडार गृह? उनको जमीन किसने दी? देखिए सच्चाई को समझिए। झूठ पे भरोसा आपने किया, झूठ जुमला बोला आपने 5 साल, तो 240 सीटों पे आ गए। फिर आप नहीं सुधरेंगे तो 40 पे आ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही जनता है, जनता सब देखती है। जनता हमारी डिबेट नहीं सुन रही होगी ना, जनता डिबेट से मतलब है। जनता को अगर आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो आप झूठ बोल रहे हैं, जुमला कर रहे हैं, तो वो आप भुगतेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आंकड़े जुमला है आंकड़े। द्विवेदी जी आपका कहना है। अभी अंबेडकर साहब, आपने शेट्टी साहब का सुना, द्विवेदी साहब का सुना। 1000 में मैं एक 10 सेकंड बोलूंगा। हाँ। 10 सेकंड बोलिए। आपने सिलेंडर बांटे, आज 1000 रुपए में कौन गांव वाला सिलेंडर ले पाए? मुझे बता दीजिए। आप आपने शौचालय बनवाए, कितने शौचालय बने? आप जाके चेक करा लीजिए जमीन की हकीकत में। अरे 10 गांव आप देख लीजिए कितने शौचालय बने। तो भैया ये सब
जुमलेबाजी झूठ इस देश में नहीं चलता है। जनता हमारी तीसरी बार बना देती है आपको, आंकड़े तीसरी झूठ बार बना हैं दिया आपको। अंबेडकर साहब, मगर ये जो शेट्टी साहब ने और द्विवेदी साहब ने इश्यूज उठाए, दैट इज बहुत सारे इश्यूज एड्रेस करना पड़ेगा। ट्रेन एक्सीडेंट जो उठाए, जम्मू कश्मीर टेरर अटैक्स है, नीट पेपर लीक्स है, अलग अलग जो फार्मर्स के इश्यूज उठाए, 3 कानून जो काले कानून के बात किया, रूबी डाउन, तो इसका जवाब तो अंबेडकर साहब देना तो पड़ेगा। आपने आंकड़े दिखाया, बोले वेरी रोजी पिक्चर, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज रोजी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मोदी साहब ने 10 कदम उठाए ना। हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस दिस इशू अंबेडकर साहब? दोनों के इशू, शेट्टी साहब का भी सुना, द्विवेदी साहब का भी सुना। नहीं, सेठी साहब के जो उन्होंने पॉइंट उठाए है उसमें मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ, वो जो वरिष्ठ शिवसेना के नेता है, हाँ, तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला मुझे समझ में भी नहीं आया, तो वो मुझे माफ कर दे। पहले हम शेट्टी साहब का जवाब दे दो, फिर मैं। हाँ, तो बेसिकली कैसा है कि जो सेठी साहब ने प्रॉब्लम गिना है, वो प्रॉब्लम अपने देश में 2014 के बाद में 10 साल में आए, ऐसा सेठी साहब भी कह नहीं सकते, ये मुझे मालूम है। उसके पहले भी यही प्रॉब्लम थे, इसके आगे भी रहेंगे। जब कोई भी देश में साधन संपत्ति लिमिटेड होती है और आबादी जोर से बढ़ती जाती है, तो ये प्रॉब्लम होने वाले हैं। अभी उन्होंने एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छा किया कि उन्होंने उसका ये किया, उल्लेख किया। उनका कहना है कि कोई जॉब के लिए 400 जॉब के लिए 40,000, 4 लाख या 4 करोड़ लोग आए। तो एक जो मानसिकता बनी है इस देश में, उस मानसिकता को हमको बदलना पड़ेगा। मोदी जी हमेशा बात करते हैं, स्वयं रोजगार की बात करते हैं, जिसको ये लोग गलती से पकोड़े तलने का बात कहते हैं, मगर पकोड़ा तल के भी आदमी अच्छी तरह से जिंदगी निकाल सकता है। उसने करना चाहिए ऐसा हम नहीं बोलते, मगर कर सकता है, उसको अच्छी इनकम होती है, ऐसे उदाहरण पूरे सिटीज में है। तो मोदी जी जब रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत हमने 34 करोड़ लोन्स दिए हैं, जिसमें 27 का है वो लेता है, छोटे छोटे व्यवसायिक लेते हैं, लॉन्ड्री वाला रहो, इस्त्री वाला रहो, बाद में केश कर्तनालय वाला रहो, सब्जी वाला रहो, फ्रूट वाला रहो, ये सब लोग देते हैं। उसके साथ साथ में उन्होंने ये जो हाथगाड़ी वाले रहते हैं उनके लिए भी अलग से योजना लाई थी। और इस सब में जो स्वयं रोजगार जो जनरेट होता है उसको पकड़ के इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। खाली अनएम्प्लॉयमेंट का जो पिक्चर तैयार होता है वो किस लिए होता है कि हर एक युवा के दिल में, दिमाग में एक अच्छी नौकरी का कोई एक सपना है और वो रहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने तो उनको सपने जो है वो सपने कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ये सिखाया है। तो ये सपने रहने चाहिए। मगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट जैसी आईटी की रहो, गवर्नमेंट की रहो, ऐसा सब जो एम्प्लॉयमेंट है ये लिमिटेड है। ये मोदी क्या, कांग्रेस क्या, कोई भी पार्टी आई तो एकदम से बढ़ा के नहीं सकती। एक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बार गवर्नमेंट में गया तो वो 40 साल तक नौकरी करेगा, तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लोगों को स्वयं रोजगारी बनना पड़ेगा, और स्वयं रोजगारी बने लोग, इसलिए स्किल डेवलपमेंट, उनके लिए कर्जे की व्यवस्था, उनके लिए और कोई व्यवस्था, ये सब मोदी जी ने की है। ये जब पकड़ेंगे हम तो स्वयं रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए हम सब लोगों ने, ऐसा एक मेरा कहना है, मेरी सब पार्टियों को विनती है। बट द्विवेदी जी ने जो एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में बात किया है, अंबेडकर साहब, शेट्टी साहब कमिंग टू जस्ट, द्विवेदी जी ने एग्रेरियन क्राइसिस को हाईलाइट किया। क्या मोदी साहब हैज नॉट बीन डूइंग जस्टिस टू किसान? जो आम किसान है उसको जस्टिस नहीं मिला है। जीएसटी पे जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी, तो ये कैसे, तो उसमें भी ध्यान दो। शेट्टी साहब, इफ यू वांट टू, अंबेडकर साहब। देखो, मोदी जी ने उसके लिए जो सुझाव लाए थे वो सुझाव समझो लोगों ने एक्सेप्ट करते थे, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया कि इसको एक अलग से टर्न दिया कि ये अडानी अंबानी के लिए है। अभी शेत के ऊपर, शेत के बांध के ऊपर कोई भी आदमी आके खरीदी कर सकता है, उसको मंडी वाले के पास जाना नहीं पड़ेगा, मंडी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा जो मोदी जी का कहना था वो एक अच्छा सुझाव था। चाहिए तो ये सब लोग मिलके, जो किसानों को भड़काते नहीं थे, तो साल 2 साल ट्रायल ले सकते थे। तो कोई भी जो मंडी वाला था उसको मंडी से बाहर निकाल के किसान के बांध पे जाके उसका माल खरीदी करना पड़ता था।
उसका जो मोनोपोली है वो खत्म होता था, इसलिए उसको दबाया गया, ये ट्रूथ है। और वैसे उन्होंने बोला 700 डेथ हो गए, वो तो बहुत गलत बात है। मतलब ये डेथ नहीं होने चाहिए थे, हम भी उसमें जो दर्द है वो हम भी समझते हैं, मगर उसमें जो अलग से उसको एक कलर देने का ट्राई कर दिया, उसके वजह से मोदी जी ने उधर फुल स्टॉप दिया कि मेरा कहना कितना भी सही हो, मगर उन्होंने बोला कि मैं किसानों को समझा नहीं सका। वो समझा नहीं सके क्योंकि विरोधी पार्टियों ने किसानों के मन में कोई तो भी गलत फहमी भर दी। मगर चलो, जो हुआ तो हुआ, मोदी जी ने उसके बाद में अपने कानून वापस लिए। तो मोदी जी के दिल में किसानों को अच्छा करना है, उसके लिए उन्होंने बहुत सी स्कीम लाए हैं। किसानों को ऑनलाइन लाके, अभी ये पहले भाई साहब बोल रहे थे कि बाकी के लोग शेयर मार्केट कैसा खेलेंगे। आपको मैं विनती करता हूँ, वापस गुजरात का नाम लेता हूँ, माफ कीजिए, गुजरात का पान ठेले वाला भी, उसके पास जब गिराइक नहीं रहेगा तो वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है। और आपको याद दिला दूं, ऑनलाइन व्यवहारों का जो बढ़त इंडिया में हुआ है, तो आज हर छोटा सब्जी वाला, फ्रूट वाला, ठेले वाला सब ऑनलाइन व्यवहार करना चाहते हैं। जो ट्रिनिटी लाया था मोदी जी ने, उसके वजह से बहुत पेनिट्रेशन रूरल इंडिया में हुआ है। और किसान ऐप के ऊपर आज किसान भी अपने फसल के लिए जानकारी ले रहा है। ये जो नए स्टार्टअप्स है वो किसान को जानकारी दे रहे हैं। तो कृपा करके इश्यूज को मत, मोदी जी को विरोध जरूर कीजिए, मोदी जी को विरोध करने, मोदी जी को वैसे भी सत्ता में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। और ये भाई साहब बोल रहे थे कि 330 से 240 पे लाए, ये मोदी जी की हार है। आप गए 7 इलेक्शन में, 210 के आगे नहीं गए, ये आपकी जीत रहेगी। तो आपको आपकी जीत मुबारक हो मोदी जी, इसके आगे जो भी है उनकी जीत जरूर हासिल करेंगे। मोदी साहब, मैं द्विवेदी जी आपके पास आता हूं, पहले शेट्टी साहब बोलेंगे। शेट्टी साहब के बाद आप द्विवेदी जी आपको। शेट्टी साहब, यू हर्ड मोदी सेड, मोदी जी देश सेवा और सिर्फ देश सेवा, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, पॉलिसीज ऑलवेज फॉर द पीपल। शेट्टी साहब, रिप्लाई टू अंबेडकर साहब। देखिए, अंबेडकर साहब ने एक बात दुख प्रकट किया कि 700 किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन के द्वारा। और मैं एक ही जानना चाहता हूं कि 1 साल तक इंतजार अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं करते और जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ, उन किसानों से बात किया जाता, उनसे बात करके इस पे सोल्यूशन लाया होता, तो इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता और इतने किसानों के जो आज परिवार के मेंबर्स है वो तो चले गए, उनको तो हम वापस ला नहीं सकते। कानून तो आप ला सकते, वापस भी ले सकते, कोई बात नहीं, अभी आपने उसको एक्सेप्ट तो किया। मगर आपने जो ये बात की कि अपोजिशन या कुछ लोगों ने किसानों को भड़काया, देखिए ये किसान जो होता है वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है। और आपको मैं बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। पेप्सिको इंडिया आप जानते हैं, लेस की कंपनी है, और वहां पे आलू बनती थी। आलू का जितने किसान थे उनके साथ पेप्सिको ने कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद अचानक से आलू का प्राइस बढ़ गया, किसानों ने कंपनी को नहीं देते हुए मार्केट में बेच दिया आलू। कंपनी ने किसान के ऊपर केस किया, तलाटी ऑफिस में उसके ऊपर कार्रवाई की, और तलाटी ने उसका जो 7/12 है उसके ऊपर पेप्सिको इंडिया का नाम लगाया। ये एक उदाहरण था जो सब किसान कह रहे थे, बता रहे थे, और उसके कारण ये जो बिल है इसका विरोध हुआ। क्योंकि किसान जो है वो मामूली किसान है, वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लड़ नहीं सकता, ना कलेक्टर के पास लड़ सकता है ना तहसीलदार के पास, क्योंकि तहसीलदार हो कलेक्टर हो, इनके पास कॉर्पोरेट का अगर आदमी जाता है मर्सिडीज गाड़ी में अपने वकीलों के साथ, और एक मामूली किसान जाएगा, तो हमें पता है किसकी बात सुनी जाएगी। दूसरी आपने बात की कि जॉब क्रिएशन के बारे में, 2019 में जो 303 सीट मिला, तो तब्दील मिलता, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता। नल से जल, नरेंद्र मोदी जी बोलते 4 करोड़ लोगों को नल का कनेक्शन दिया। अगर सही में दिया होता तो ये 4 करोड़ लोग और उनके परिवार जन नरेंद्र मोदी जी को वोट डालते। और 2 करोड़ लोगों को नए घर दिया। प्रदीप जी, आप आपके प्रोग्राम में चलाते थे कि 2 करोड़ घर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। 4 करोड़ अगर घर दिया तो आप पकड़ लो 4 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होता।
देखिए अंबेडकर साहब, आप सीनियर है, आपको मैं बात बताता हूं, अगर सही में ये योजना अगर लोगों तक जाती तो लोग दोनों हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते और जाके वोट करते। नहीं है, उसको मानिए कुछ ना कुछ गलती भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है और योजनाएं नहीं पहुंची है, इसलिए आपका वोट परसेंटेज कम हुआ, नहीं तो कोई कारण नहीं था आपका वोट परसेंटेज कम होने का, क्योंकि 303 सीट था, आपका 37% वोट था, वो 36 हुआ, आपका करीबन 1-1.5% वोट कम हुआ। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, आप वहां पे तो वो आपका प्रयोगशाला करके चल रहा था आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे आपका 50% वोट कम हुआ। ये सब दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो वादा किए वो पूरा नहीं हुए, इसलिए आपको मुंह की खानी पड़ी है। और जहां तक आप नरेंद्र मोदी जी का पॉलिसी की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट पहले 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करती थी और कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था, आज पेंशन ही ना देना पड़े इसलिए जो आर्मी पर्सनल्स है उनको अग्निवीर बना दिया। मतलब आज इस देश में 75 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति को तीसरा चांस चाहिए प्रधानमंत्री बनने का, मगर 22 साल के लड़के को 24 साल में रिटायर करके अग्निवीर बनाना चाहते। ये पॉलिसी घातक है, ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बताता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट आउट किया है। आप ठीक है, आप इसको नरेंद्र मोदी जी की जीत बोलिए, मगर आज ये सच्चाई है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। आपका ये जो सरकार है ये मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, ये सच्चाई। द्विवेदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आज कह रहे हैं कि मोदी 3.0, उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि अगर 3.0 हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इलेक्शन फिर से नहीं होगा, डेमोक्रेसी टोटल खत्म हो जाएगी। उद्धव जी ने कहा था, बार बार हर मंच पे कहा था, मगर मोदी 3.0 आ गया तो क्या आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सब बदलने वाले हैं, टोकतंत्र, एक डिक्टेटरशिप आने वाले? द्विवेदी जी। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब भी दे रहा हूँ। डिक्टेटरशिप तो 10 साल चली, अहंकार अहम 10 साल चला, अब 3.0 थोड़ी ना है, अब तो एनडीए की सरकार चल रही है इस समय। अभी तो 2.0 कहिए ना, अभी तो मोदी सरकार 10 साल रही ना, बिल्कुल हर आदमी जान रहा है। जिस एनडीए वाले को जो साथी संगाती देंगे उनको ही पूछते नहीं थे, अब चाचा जी को लिया, चाचा जी को भगा दिया, भतीजे को ले लिया। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। अभी हमारे अम्बेडकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब सभी को चाय बेचनी चाहिए, पकौड़ी लगाना चाहिए, खूंचे लगाना चाहिए, ठेला लगाना चाहिए, और गुजरात में सब इस पे अपना शेयर मार्केट भी चल जाते हैं। सेठी साहब, मुझे सेठी साहब फिर नाम देखिए आ गया, अम्बेडकर जी, मुझे एक बात बता दीजिए। अम्बेडकर साहब, हाँ मैं अम्बेडकर जी कह रहा हूँ। अम्बेडकर जी, मुझे एक बात बता दीजिए, अमित शाह का बेटा क्यों नहीं चाय बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है? उसे बीसीसीआई का सचिव क्यों बना दिया? सबसे पहले अमित शाह करना चाहिए था ना। ये इतनी बढ़िया सलाह दे रहे हो मध्यम वर्गीयों के लिए, जो लड़के अपने बीएससी करा रहे हैं, बीए करा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं अपना पेट काट काट के। अरे अमित शाह के पास तो बहुत पैसा था, उनसे पकौड़ी दुकान लगवा देते, एक ठेलिया लगवा देते उनसे। उन्हें सचिव क्यों बना दिया? और सचिव ऐसा बनाया कि हट ही नहीं रहे। या जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबके विधायक सांसद पुत्र बने हुए हैं, तो उनको ठेला लगाने की जरूरत नहीं। क्या ठेला लगाने की जरूरत है, पकौड़ी बेचने की जरूरत है सिर्फ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको। मतलब मध्यम वर्गीय लोग राहुल गांधी जी कह रहे हैं पकौड़ी तलना भी महंगा हो गया, बेसन 170 रुपया पर किलो है। राहुल गांधी जी उसको तो पकौड़ी मान ही नहीं सकते। नहीं, उसको तो मान ही नहीं रहना ये कि महंगाई ज्यादा है। महंगाई तो मानते हैं, 170 रुपए हो गया। इनका कृषि मंत्री कहता है 100 रुपए में दाल बिक रही, लेकिन दाल बिक रही 170 रुपए में। जिनको अम्बेडकर जी की पार्टी वालों को पता ही नहीं है कि भाई हम तो मेरे जैसे कह रहे हैं, जाके पता करें, जाके आज जाएं डिबेट के बाद पता करें महंगाई कितनी है। तो महंगाई देखिए। और भैया ये सलाह मत दीजिए, पहले अपने नेताओं से कहिए, पहले अमित शाह से कहिए जाके कि उन्हें सचिव पद से हटाएं, उन्हें सचिव पद से हटा दें और उनको ठेला लगवा दें उनके अपने लड़के को। तो मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं। देखिए, हिंदुत्व की बात करना, हिंदू की कहना, ये सब बातें कहना, मीडिया में आगे कहना, पेपर में कहना बहुत अच्छा लगता है। आपने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी कि यहाँ से यहाँ 5 करोड़ लाख ट्रिलियन पहुंच गई, इतना फायदा हो गया, इतने बच्चों को 12 करोड़ बच्चों को नौकरी मिली जा रही। अरे भैया, कहाँ मिली जा रही?
अगर हमको जो है सबको रोजगार ही देना इस टाइप का है तो पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? आप एडवर्टाइजमेंट करिए कि शिक्षण संस्थान बंद की जाए, IIT स्कूल बंद की जाए, IIM बंद किए जाए, उनमें पढ़ाने की क्या जरूरत है? जब हमको पकौड़ा बेचना है, ठेला लगाना है, तो उनके बाद इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए बेसन महंगा है द्विवेदी जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 170 रुपीज पर किलो बेसन। तो क्या है पकौड़ा? कहाँ पकौड़ा बना पाएगा वो? तो GST सब में लगा दी गई है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हर चीज में कर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया की डुप्लीकेट हो गई ना भाई। पहले सार्वजनिक उपक्रम बेच रही है, सभी सार्वजनिक उपक्रम बेच रही है। क्या मोदी 3.0 में संविधान खतरे में आ गया है? डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में आ गया? क्या आपको लग रहा है चुनाव होगा नहीं होगा? खतरे में था। अगर इनको सीटें मिल जाती 2/3 तो संविधान खतरे में पड़ जाता, ये निश्चित बात है। प्रदीप जी, मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं, अगर इनको मिल जाती तो फिर प्रधानमंत्री ये 100 साल रहते। भले वो ऐसे से चलते, लेकिन 100 साल तक माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहते, कोई उन्हें हटा नहीं सकता था। फिर तो मतलब ही नहीं था ना डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। भाई संविधान अगर ये मानते हैं तो दल बदल कानून को मानते हैं क्या? ये अगर दल बदल कानून को मानते हैं बता दें हमको। महाराष्ट्र सरकार गिराई, दल बदल कानून को माना, आपने डायरेक्ट उनको ले लिया। जबकि दल बदल कानून कहता है कि जो भी पक्ष होगा, जो पार्टी होगी, उससे लोग टूटेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी में अगर टूट रहे तो अपने संगठन बनाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी ने बनाया था संविधान हत्या दिवस। इंदिरा जी, आपने इंदिरा गांधी का नाम ले लिए, इंदिरा जी के नाम लिया। संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं 25 जून को हर साल। बोले 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया, पूरे देश को जेल बना दिया, 1 करोड़ लोगों को नसबंदी करा दिया। अंबेडकर साहब, यह जरूरी था क्या संविधान हत्या दिवस? जो मेरे साथी है द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी साहब। नहीं, मैं बात करना है क्या किसने? नहीं, आप बात कीजिए ना, आप बात कर लो, आप बात करो। अंबेडकर जो मेरे वरिष्ठ मित्र है, इनका एज बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मगर उन्होंने इतना गलत एग्जाम्पल देना, उनको प्रवक्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं अमित शाह के लड़के को सेक्रेटरी क्यों बनाया। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि उद्धव जी ने उनके लड़के को आमदार क्यों बनाया? पार्टी में उसके जन्म से पहले काम करने वाले हजारों कार्यकर्ता है, उनमें से कोई आमदार बनाने के लायक नहीं था क्या? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप अपने मालिक को पूछ सकते हैं क्या? अरे वंशवादी पार्टियों में ऐसे उदाहरण देना ये बहुत गलत है। आप मत दीजिए ऐसा उदाहरण। और उन्होंने उसको राजनीति का कोई पोस्ट दिया नहीं, वो अपने बलबूते पे एक एसोसिएशन का काम करके सेक्रेटरी बना है। आप में हिम्मत है तो आप उद्धव जी के लड़के को एसोसिएशन का काम करने को लगाओ और उसमें भी सेक्रेटरी बनाओ। और इतना गलत एग्जाम्पल मत दे दो। आपको एक द्विवेदी जी, द्विवेदी साहब, मैं आपके पास, अंबेडकर जी को कंप्लीट करने दो ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंबेडकर जी को कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपके पास आता हूँ। शेट्टी साहब भी है, बोलिए बोलिए अंबेडकर जी, सुन तो लो। कैसा है, जो वंशवादी पार्टी है उसने ऐसा एग्जाम्पल देना सबसे मतलब ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है। अभी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सोनिया जी को जाके पूछो कि उन्होंने उनके लड़के को ही क्यों पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए 28 साल तक पार्टी का अध्यक्ष पद अपने तलवे के नीचे क्यों दबा के रखा? राहुल गांधी का नाम जब तक आया नहीं तब तक वो खुद क्यों अध्यक्ष रही? ये आप उनको जाके पूछो, फिर बाद में सेक्रेटरी की बात करो भैया। आप पहले उसके अंदर के खिलाफ है ना अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब, एक ही मिनट में बीच में आऊंगा। हाँ, बोलो। अंबेडकर साहब हमेशा अपने परिवारवाद का खिलाफ बात किया है, और अगर आप आज शिवसेना के वक्ता को बोल रहे हैं कि आप उद्धव जी से पूछो, भारतीय जनता पार्टी इज पार्टी विद द डिफरेंस। तो हमें ये अपेक्षा है जो कांग्रेस कर रही है या उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना कर रही है वो आप लोग ना करें। आप लोग बेहतर है हमसे, और आप हमेशा ये बोलते आए कि परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, इसलिए शिवसेना के प्रवक्ता ने वो उंगली उठाया। परफेक्ट है, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। परफेक्ट है, और हमने परिवारवाद पार्टी में नहीं चलाया है। ये उदाहरण दे रहे, ये बीसीसीआई का उदाहरण दे रहे, उसका पार्टी से क्या संबंध है? पार्टी में क्या लेना देना है? अभी इनके भी जो नेता है
राजनेता, उनके लड़के भी हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन में रहते हैं, आपके भी नेता रहते हैं। राजीव शुक्ला बहुत दिन से क्रिकेट एसोसिएशन के नेता रहे, आपके वडेट्टीवार क्रिकेट एसोसिएशन में जाना चाहते थे। ये सब पार्टी के नेता जाते हैं। इन्होंने एक उदाहरण गलत दिया है, ये मेरे को कहना है। मैं टोक रहा हूँ आपको, अगर वो अमित शाह के लड़के ना होते तो क्या बीसीसीआई के सचिव बन सकते थे? अगर अमित शाह के लड़के ना होते नहीं, मगर तो क्या बन सकते थे? मैं शिवसेना के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूँ, आप अमित शाह के बेटे के प्रोफाइल नहीं जानते। जय शाह साहब ने करीबन 50 सेंचुरी मारा है और वो उनका क्रिकेट से संबंध है और वो लगातार मैन ऑफ द सीरीज 10 बार रहे। मगर ये अलग बात है, उन्होंने अपने गली में खेला। तो गली में खेला, ठीक है, पार्टी में डिफरेंस। आई थिंक गडकरी जी ने भी बात कर कि वी शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो उद्धव जी के पुत्र है वो बहुत बड़े लीडर है, मगर उन्होंने अपने घर में भाषण दिए। छोड़ दीजिए अम्बेडकर साहब, लाइटर नोट पे छोड़ दीजिए। इट इज नॉट है ना। अच्छा, अम्बेडकर साहब, विल कम टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। दिवाजी जी, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, जो एकनाथ शिंदे जी ने, महायुति ने, जो शेट्टी साहब विल कम टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स द लास्ट राउंड। आपको बोलता हूं, इट वाज जस्ट अ जोक। इट वाज जस्ट अ जोक। सीरियसली मत लीजिए। या इट्स अ जोक। नहीं, सीरियसली कुछ। अरे मैं डोंट उनके बात में लाइटर नोट अम्बेडकर साहब। अरे शेट्टी साहब, उनके बात में सीरियसली लेने जैसा कोई बात ही नहीं है। अच्छा, वी कम टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। अंबेडकर साहब, क्या आपको लग रहा है कि महायुति ने जो लाड़की बहन स्कीम लाया है, लाड़का बहू स्कीम लाया है, जो किसान के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आए हैं, क्या दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर? आपको लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर? बिकॉज आलोचना सब जगह से आ रहा है। नाना पाटोले जी आलोचना कर रहे हैं, विजय तिवारी जी आलोचना कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी आलोचना कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी आलोचना कर रहे हैं। ये स्कीम से आप क्या, उनका कहना पैसा कहां पर है अंबेडकर साहब? वेयर इज द मनी? राहुल गांधी जी ने जब सब जनता को गांव-गांव जाके एक आश्वासन दिया कि हर गरीब के घर में हर साल में खटाखट 1 लाख रुपया आएगा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 2011 की एससीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कैश सेंसस, इसमें भारत में 10 करोड़ गरीब फैमिली है। तो क्या राहुल गांधी जी ने आपको ब्यौरा दिया था कि 10 करोड़ लाख रुपया वो कहां से लाएंगे, जबकि इंडिया का पूरा बजट ही 57 लाख करोड़ रुपए का है। तो 1 करोड़ लाख रुपया कहां से लाने वाले थे? ये ब्यौरा आपने पूछा था उनको, किसी को दिया था? उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया था। और यदि ये राजस्थान में कांग्रेस इलेक्शन के पहले कोई स्कीम अनाउंस कर सकती है, तो महाराष्ट्र में ये युति सरकार क्यों इसको स्कीम अनाउंस करने में इनको क्या तकलीफ है? हर गवर्नमेंट का काम है, गरीब का कल्याण होता है, तो इन्होंने उल्टा उसको ये पाठिंबा देना चाहिए, उसको पूरे तरीके से। और सबसे बड़ा मजाक है सर, ये ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, इनके ही लोग, इनके ही नेतागण लाड़की बहन योजना को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करें। और भी स्कीम्स आपके, अन्नपूर्णा योजना, फ्री एजुकेशन फॉर जो गर्ल्स का है, लेडीज बच्चों का है, उनको फ्री एजुकेशन टू हायर, तो फार्मर्स के लिए। तो शेट्टी साहब, यू हर्ड दैट, इज दैट गोइंग टू बी अ गेम चेंजर? बिकॉज देखिए, बोलिए शेट्टी साहब। देखिए, लाडली बहना ये जो स्कीम है, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। गरीब बच्चों को पैसा मिलेगा। और लाडला बाहू भी जो स्कीम है वो भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे कॉलेज डिप्लोमा से बाहर आएंगे उनको भी 8,000 10,000 मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि लाडली बहना के लिए इन्होंने बजट पे, जो इंटरिम बजट अजित पवार जी ने रखा, उसमें बजट में प्रोविजन रखा था। और मगर लाडला भाऊ ये जो स्कीम है, इसके लिए इंटरिम बजट में कोई बजट ही नहीं रखा है। तो ये प्रश्न है कि वो बजट में आपने प्रोविजन नहीं रखा है, तो ये स्कीम सही में आप देने वाले हैं क्या? और इसका एक और उदाहरण देता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ने जब ये स्कीम अनाउंस किया, तब वो मुझे लगता है पंढरपुर में थे और तभी उन्होंने अनाउंस किया। अगर ये प्री प्लान अच्छी तरीके का स्कीम होता तो इसको आपको बजट में प्रोविजन रखते, जो इन्होंने नहीं किया। और ये स्कीम तो मुझे लगता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लिया हुआ स्कीम है, क्योंकि सेम तरीके का स्कीम राहुल जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वादा किया था और चुनाव के समय भी वादा किया था। जहां तक उसका पैसे का मसला है कि पैसे कहां से आएंगे, कहां से लाने, मगर बजट पे जब तक आप प्रोविजन नहीं रखते
तब तक हम इस स्कीम को जुमला ही मानेंगे। बट द स्कीम इज गुड, लोगों को पैसा गरीबों को मिलना चाहिए और वेल्थ अगर गरीबों पे बांटा जाएगा, इसमें इकोनॉमी ग्रो होती है, इसमें गलत बात कोई नहीं है। और महायुति सरकार ने एक निर्णय लिया, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब कांग्रेस ये वादा करती थी तब नरेंद्र मोदी जी उसको रेवड़ी बोलते थे, मगर आज वो खुद वो स्कीम फिल कर रहे। गलत तो बात नहीं है, मगर यही है परसेप्शन का है कि जब ऑपोजिशन ये कर्नाटक में बांट रहे तब आप रेवड़ी बोलते हो, और आज क्योंकि आपका 48 लोकसभा में से आपका सिर्फ 15 लोग चुन के आते हैं, तब आप ये स्कीम लाते हैं। लोगों, महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि अभी अक्टूबर में चुनाव होने वाली है और उनको लुभाने के लिए ये स्कीम आपने लाया। मगर वेल एज द स्कीम गोज, द स्कीम इज गुड, देयर इज नो हार्म इन दैट। द्विवेदी जी, शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे जी के घर गए थे और उनको घोषित भी कर दिया कि आप सीएम बनोगे, आपके खिलाफ अन्याय हो गया, आपको सीएम बनना चाहिए, एंड्स ऑफ जस्टिस विल बी मेट, अनलेस यू आप सीएम बनेंगे तो भी जस्टिस एकदम बैलेंस हो जाएगा। मगर यहां पर जो आलोचना संजय राउत जी रोज कर रहे हैं अंबेडकर जी के स्कीम्स के, एकनाथ शिंदे जी के स्कीम के बोल रहे कि 8 लाख करोड़ का डेब्ट है महाराष्ट्र सरकार पर, कहां से पैसा लाएंगे, कहां से पैसा लेके आएंगे, तो ये आलोचना किस प्रकार से? द्विवेदी साहब, 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, अब हम कुछ भी घोषणा कर दें, लंबी लंबी घोषणाएं कर दें। अभी हमारे सेठी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्री में देना, रेवड़ी बांटना है, जिससे देश के नौजवानों का नुकसान होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगे, मतलब 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 15 लाख रुपए देंगे, नहीं दिए, और नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद अभी भी चल रहा है। जीएसटी लाएंगे, देश का कल्याण होगा। जीएसटी ऐसी जगह ला दी कि लोगों का हालत खराब हो गई। कोरोना था, लेकिन उस पर कोरोना लगा के, लॉकडाउन लगा के रोजगार बंद कर दिए, लोगों की नौकरियां चली गई। जो महंगाई और जो आप देख रहे हैं, मेरा दूसरे चैनल में मैं जो ये आप देख रहे हैं, तो जो आप ये देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप एक तो रेवड़ी कहते हो कि साहब ये रेवड़ी बांटी जा रही, शिंदे जी आपकी योजनाएं चालू कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको कांग्रेस उस पर चलना है, तो कल की देश की जनता जो है ना, भाई कांग्रेस मैनिफेस्टो में बताइए। तो अगर आपको कांग्रेस हिसाब से चलना है, तो हमारा तो इंडिया गठबंधन बन गया है, होता सरकार हम ही बनाए, फिर हम ही चलाएंगे। जो अभी बात कह रहे थे अम्बेडकर जी कि अमित शाह के लड़के के बारे में नहीं, क्यों? वो क्या भगवान है क्या अमित शाह के लड़के? ये अमित शाह भगवान है क्या? अरे पहले आप ही ने उठाया क्वेश्चन में, उद्धव ठाकरे शिवचरण ने उठाया कि क्यों रोजगार के नाम पे उनसे ठेला लगवाओ, उनसे रेवड़ी, उनसे पकौड़ा बिछवाओ। ये आप कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि अगर परिवारवाद है, अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री बने थे कोई गलत नहीं, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कोई गलत, क्योंकि जनता को स्वीकार कर रही ना। आज जनता ने 37 सीटें अखिलेश यादव को दी। अगर परिवारवाद का नारा यूपी में होता तो क्या जीत पाते? उद्धव ठाकरे को दिया उन्होंने। अगर परिवारवाद का नारा होता क्या जीत पाते? मैं तो कह रहा हूँ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, उनको 5 सीटें मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही बात कह रहे हो कि मध्यम वर्गीय लड़का, मध्यम वर्गीय घर का लड़का जो है वो रेवड़ी, वो वहां से जाके आपके पकौड़ा लगाए, चाय बेचे, बाल काटे, छोटे छोटे रोजगार करे। मैंने उस बात से कहा आपको अम्बेडकर जी कि भाई आप अगर ऐसी बात करेंगे तो जो आपके यहाँ मंत्री विधायकों के लड़के जो हैं या सांसदों के लड़के जो बन रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि दूसरे पार्टी वाले बना रहे हैं, दूसरे पार्टी वाले बना रहे, ठीक है, लेकिन वो इस बात का विरोध तो नहीं कर रहे कम से कम। जो आप विरोध कर रहे हो देश में कि मध्यम वर्गीय के लिए आप कह रहे हो, अरे आपको कहना ही चाहिए था कि ठीक है अब नौकरियां निकाली जाएंगी, नौकरी रखी जाएंगी। बीएससी बीए कर रहा आदमी आईआईटी से निकल के आ रहा है, इंजीनियर बन रहा, डॉक्टर बन रहा, वो बच्चे कहाँ जाए? भाई अगर ऐसी बात है तो उनको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं किसी बच्चे को। द्विवेदी जी मैं सुना कि मैं आपको वो सब अम्बेडकर साहब आपका प्रॉब्लम आपने देखा, उद्धव जी को सीएम घोषित कर दिया है। शंकराचार्य जी ने बोला कि एंड्स ऑफ जस्टिस विल बी मेट ओनली व्हेन उद्धव ठाकरे जी बिकम्स द सीएम। भले जो भी है, शरद पवार साहब ने कहा कि नहीं एवरीबडी इज इक्वल पार्टनर्स विद इन द अलायंस, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज वोट शेयर उनके पास ज्यादा है। अम्बेडकर साहब आपने देखा पहले लोकसभा इलेक्शंस में वो ज्यादा जीते आपसे,
they have scored more than you, the vote share is more than yours. How are you going to make up? आप कैसे मेकअप कर रहे हैं? फडणवीस जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, स्कीम्स जबरदस्त है, मगर वोट शेयर आपके पास कहां है अंबेडकर साहब? ये वोट शेयर आप कहां पैचअप करके जीत पाओगे विधानसभा? कैन यू जस्ट आंकड़े बता सकते हैं आप अंबेडकर साहब? सर देखिए, भारत का मतदार बहुत प्रबुद्ध है, उसको स्टेट इलेक्शन में किसको लाना, राष्ट्रीय इलेक्शन में किसको जिताना, ये सब बातें समझती है। अभी उसको थोड़ा सा गुमराह करने का कोई मुद्दों पर इस आघाड़ी ने, इंडिया आघाड़ी ने प्रयास किया, उसमें थोड़ा बहुत सक्सेस उनको मिला। पहले जो मेरे दूसरे साथी थे उन्होंने खुद मान्य किया कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी 36% वोट्स है ऑल इंडिया बेसिस पे, और महाराष्ट्र में जो 23% है वो भी अभी भी पक्का है। सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी है। तो हमारे महायुति में जो पूरे दोनों पार्टनर है उनको साथ लेके एक अच्छा गवर्नेंस देने का गए 2.5 साल में हमने प्रयास किया है। लोगों को मालूम है, एक मुख्यमंत्री जो पहले 2.5 साल था वो पूरे 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय में गया था, और आज का मुख्यमंत्री है वो जब एक कोकण के गांव में, छोटे से गांव में वो गांव ढह गया तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे उस गांव में चलते चलते पहुंचा था। ये जो डिफरेंस है, ये जो लोक सेवा की मनसा है, उसमें की जो ऊर्जा है, ये लोगों को पसंद है। और एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और महायुति बहुत अच्छे तरीके से चुन के आएंगे। द्विवेदी जी आपके पास आने से पहले मैं अंबेडकर साहब से और एक प्रश्न पूछूंगा। अंबेडकर साहब, जरांगे पाटिल जी, मनोज जरांगे पाटिल जी अनशन पे बैठा है, वो क्या है कि मैं वक्त पर डिसाइड करूंगा 288 सीट्स में लड़ने का या पाड़ने का या गिराने का ना, इतना कॉन्फिडेंस जो मनोज जरांगे पाटिल, तो क्या आप इसको सरवाइव कर पाएंगे? बिकॉज मराठा भी नाराज, ओबीसी भी नाराज, कैसे आगे बढ़ोगे विनायक अंबेडकर जी? वापस से आपको कहता हूं कि भारतीय मतदार जो है वो बहुत प्रबुद्ध है। मनोज जरांगे जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने उनके बारे में कमेंट करना नहीं चाहता हूं। तो बेसिकली उनका जो कहना है, उनका हक है, लोकशाही में किसी को हर एक को स्टेटमेंट देने का हक है, उन्होंने दिया स्टेटमेंट। तो लेट अस सी, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमको पूरी जनता अपना भरोसा दिखाएगी और हमको पूरा अच्छी तरह से सत्ता दे देगी। द फाइनल वर्ड, द्विवेदी साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। आप क्या देखते हो, उद्धव ठाकरे जी सीएम और एनवीए इज कमिंग टू पावर, कैसे देखते हो आप? आपका कहना है, उद्धव जी का कहना है, पवार साहब का कहना है, बोलिए। आपके दो सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ, शंकराचार्य वाला जवाब मैं दे देता हूं। हाँ। फिर वो जवाब दे दूंगा मैं। देखिए, शंकराचार्य हमारे हैं, उनका अपना खुला विचार है। यहाँ भी अयोध्या में भी ऐसे हमारे बाबा थे जो गाली बकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी में जाते थे या और नेता लोग जाते थे तो बकने लगते थे, लेकिन उनका सम्मान अपना अलग था। आज शंकराचार्य को ट्रोल किया जा रहा है या जजों को ट्रोल किया जाता है। शंकराचार्य ने अपनी बात रखी, चुनाव तो जनता करती है ना, उनको लगा कि हाँ विश्वासघात हुआ, और विश्वासघात करने वाले लोग जो है वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, तो उसमें क्या गलत कह दिया? उद्धव ठाकरे जी हिंदूवादी नेता है, क्या गलत कह दिया? तो आप अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों ट्रोल करा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जो समीकरण कह रहे हैं, मैंने लोकसभा चुनाव में भी आपसे कहा था कि सीटें आएंगी। जो समीकरण कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर लें, लेकिन जो इन्होंने महाराष्ट्र में गद्दारी कराई है, जो सरकार तोड़ी है इन्होंने, इस ख्वाब में सूचना खत्म हो जाएगी। देखिए, सिंधे जी नहीं वो भरपाई कर पाएंगे, ना सिंधे जी का कोई मतलब है। अभी जो सिंधे जी को सीटें मिली है वो कंफ्यूजन मिली है कि लोग शिवसेना को जानते थे, धनुष को जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब विधानसभा चुनाव आएगा हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उस सीट तक हम पहुंच जाएंगे और हमारा जो मसाल चुनाव चिन्ह है उनके पास पहुंच जाएगा। तो निश्चित आप जान लीजिए 200 से ज्यादा सीटें लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिल रही है, सरकार हमारी बन रही है। अंबेडकर साहब फिगर बात करेंगे, अंबेडकर साहब फिगर बोल दिए द्विवेदी साहब ने। 200 से ज्यादा सीटें मिल रही है, लिख लीजिए। जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में आप ही के कार्यक्रम में आप ही ने मुझसे पूछा था, मैंने डंके की चोट में कहा था इतनी सीट मिलेगी, और देखिए इतनी सीट मिली। मैंने कहा था बीजेपी जो है 2.5 तक नहीं जा पाएगी लोकसभा चुनाव में, आपने वीडियो निकलवा लीजिए पुराने, मैंने कहा 2.5 तक नहीं जा पाएगी, और देखिए 2.5 तक नहीं गई। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अंबेडकर साहब, एनी फिगर बिफोर वी क्लोज?
ये बड़े सेफोलॉजिस्ट है तो उनको नमन करके मैं कोई फिगर नहीं देना नहीं चाहता देंगे। हूँ। अच्छा है, उनको देने दो फिगर। Thank you so much for being on the show, Ambedkar Saab, Vinayak Ambedkar Saab, thank you so much. Sanjay Dwivedi Saab from the UPT, thank you so much for this fantastic debate. Very nice and disciplined debate. Very informative. Thank you so much for being on the show. As we always end with the preamble to the Constitution, we talk about the fundamental pillars of the Constitution. We talk about the preamble when we say, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political, equality before the law and equal protection of rights, liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief and right to life, liberty and pursuit of happiness, and fraternity is eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. Whichever party comes to power, the people should believe in the four fundamental pillars of the democracy and the constitution, and we believe any political party and every political party will move ahead to keep the fundamental pillars strong and secure. Well, you can subscribe to the channel, you can see that. That's it. You need to, yes, subscribe to that. And then we come to the end of the show. I am Pradeep. That's all from Pradeep Nambiar. We come again with more news from the nation, Maharashtra, Mumbai, and it's bye for now.